हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। एक बैट और बॉल दोनों की कीमत मिला के 110 रुपये है। अब अगर जो बैट है ना उसकी कीमत बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है, तो आप बताओ बॉल की कीमत कितनी होगी ना। अगर आप मेरी तरह एक एवरेज नॉर्मल इंसान हो तो आपके दिमाग में फ़ौरन आया होगा 10 रुपये, बट ये आंसर गलत है। एक्चुअल आंसर है 5 रुपये। आप क्वेश्चन को वापस से समझो, सुनो। मैंने बोला था कि बैट की कीमत 100 रुपये ज़्यादा है और ज़्यादा होने के लिए बॉल की कीमत 5 रुपये होगी और बैट की 105 है, तभी तो 100 रुपये ज़्यादा होगा, राइट। बट अभी हमने ये गलत आंसर क्यों दिया? इस गलत आंसर के पीछे का रीज़न है हमारा ब्रेन का सिस्टम 1। डैनियल कानमैन जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के ऑथर है, वो बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन यूजुअली 2 सिस्टम के बेसिस पे काम करता है। एक है हमारा फास्ट इलॉजिकल ब्रेन, जिसे वो सिस्टम 1 बोलते हैं, जो ऐसे हमें फटाफट गलत आंसर्स कई बार जिंदगी में देता है। वहीं दूसरी तरफ है सिस्टम 2, जो कि लॉजिकल और स्लो ब्रेन है, जो हमें चीज़ों को एनालाइज करा के सही आंसर तक लेके जाता है। जैसे कि मैंने जब वो क्वेश्चन पूछा, जब आपको रियलाइज़ हुआ होगा, आपने थोड़ा टाइम लेके सोचा होगा, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ 5 रुपये सही आंसर है, राइट। वो हुआ बिकॉज तब हमारे सिस्टम 2 ने काम किया। ऐसे ही कई बार ज़िंदगी में होता है ना कि जब हम सिस्टम 1 की वजह से लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप देखो, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये दोनों सर्कल में से बताओ कौन सा सर्कल बड़ा है, कौन सा छोटा है। आंसर ये है कि ये दोनों सर्कल ही सेम साइज़ के हैं। अगेन यहाँ पे हमारा सिस्टम 1 काम किया, बट जब मैंने आपको ऐसे दोनों को मर्ज करके दिखाया तो हमारा सिस्टम 2 काम किया और समझ गया कि हाँ दोनों सेम साइज़ के हैं ना। ये जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है ना, वो कई बार ऐसी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी में कई बार सही डिसीजंस नहीं ले पाते। इसलिए पहली बुक जो आपको अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमैन, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर भी है। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप साइकोलॉजी में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो तो। और अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हो तो भी पढ़ लो, बिकॉज देखो, एक अमेजिंग लाइफ की हर इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि पैसा, रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी कर सकते हो साइकोलॉजी का यूज़ करके। इसलिए मैं आपको ऐसी 9 और साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूर एक ना एक बार पढ़नी चाहिए। पिछले 7-8 सालों में मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी है, सुनी है, उनकी बातें सीखी है, और उनमें से ही क्यूरेट करके मैं आपके लिए टॉप बुक्स लेके आ रहा हूँ जो आपको ज़रूर एक ना एक बार पढ़नी चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी स्किन में बैंडेज लगाया और जब आपने उसको निकाला तब आपको तकलीफ हुई? आप बस इमेजिन करो, अगर आपकी बॉडी में स्किन ही नहीं है और अगर आप उसके ऊपर बैंडेज लगाओगे और उसे निकालोगे तो उससे कितना दर्द होगा। ऐसे ही कुछ हुआ था डेन एरियली के साथ। एक एक्सीडेंट की वजह से वो सर से लेके पैर तक जल चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वहाँ पे उन्हें रेगुलरली बैंडेजेस लगते थे, पूरा सर से नीचे तक। और वो बैंडेजेस, वो बोलते हैं, जब निकलते थे ना, उनकी स्किनलेस बॉडी से जब वो बैंडेज को निकाला जाता था तो इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। वो नर्स के सामने भीख मांगते थे कि वो आराम से बैंडेज को निकाले या फिर कोई तो और अलग तरीके से चीज़ों को करे ताकि उनको तकलीफ कम हो। बट वो नर्स बोलती थी, नहीं, मैं एक प्रोफेशनल, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे ही उन्हें रेगुलरली हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था। इसके बाद डेन एरियली कुछ टाइम बाद सही हो गए, वो बाहर गए, बट ये बात उनके दिमाग से गई नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए, जिसके बाद कुछ शॉकिंग बातें सामने आई। उन्हें मालूम पड़ा कि जो डॉक्टर, प्रोफेशनल लोग भी है ना, वो जो कर रहे थे वो एक्चुअल में सही चीज़ नहीं थी। अब वो नर्स क्या करती थी पता है? वो पैर से चालू करती थी बैंडेजेस निकालना और फास्ट निकालती थी और सर तक जाती थी। जबकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, रिसर्च करके पता लगाया कि उनका दर्द कम हो सकता था अगर नर्स सर से चालू करती और फास्ट निकालने के बजाय थोड़ा स्लो निकालती, एक डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ पेन में जाती, तो उनको जो तकलीफ हो रही थी वो कम होती। और डैन को जब ये चीज़ पता चली तो वो काफ़ी शॉक्ड थे। उन्होंने सोचा कि यार, जब इतने प्रोफेशनल लोग भी इतनी सेंसिटिव केस में इतने इर्रेशनल डिसीजन ले सकते हैं, तो नॉर्मल लोग डे टू डे लाइफ में कितने ज़्यादा इर्रेशनल डिसीजंस लेते होंगे। और इसके बाद ही उन्होंने एक बुक लिख डाली जिसका नाम है प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल, जिसके अंदर उन्होंने ऐसी बहुत सारी इर्रेशनल चीज़ें जो हम ह्यूमंस कई बार ज़िंदगी में करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करके इस बुक में डिटेल में बताया। थर्ड बुक वन ऑफ माई फेवरेट है, और टू बी ऑनेस्ट, जहाँ भी साइकोलॉजी की बात होती है, ये एक बुक तो ऑलमोस्ट हर इंसान रिकमेंड करता ही करता है। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है, अगर आपको पर्सुएशन, इन्फ्लुएंस, ये सारे टॉपिक में ज़रा भी इंटरेस्ट है, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन बाय रॉबर्ट चाल्डिनी। ये बुक लिखने से पहले रॉबर्ट जो थे ना, वो 3 साल अंडर कवर थे एज अ सेल्समैन, मैजिशियन, चैरिटी वर्कर, और ऐसी कई सारी उन्होंने चीज़ें करी पर्सुएशन को स्टडी करने के लिए, उसके टैक्टिक्स बताने के लिए। मतलब आप बोल सकते हो ये बुक लिखने से पहले उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की थी और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। इनकी जो बुक है इन्फ्लुएंस, इसकी 2 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है और ये 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मोटा मोटा देखिए तो इस बुक में ना ऑथर 6 बड़े प्रिंसिपल्स बताते हैं जो किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए,
पर्सुएड करने के लिए आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस ना एक्चुअल में सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक शील्ड और एक तलवार भी है। शील्ड ताकि दूसरे लोग आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस और पर्सुएड ना कर सके, और तलवार इसलिए है बिकॉज वक्त आने पर आप इसका सही तरीके से अगर यूज़ करो तो ये आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में जंग लड़ने के लिए या ज़िंदगी में भी जंग लड़ने में हेल्प कर सकता है। अगर आप कई बार प्रेशराइज्ड फील कर देते हो और ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, या फिर कई बार आपको लगता है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एग्री करते हो, या फिर आप चाह कर भी नो नहीं बोल पाते हो, ये सारी चीज़ों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है और इससे लड़ने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर, नेगोशिएटर बनना है, पर्सुएशन टेक्निक्स यूज़ करना है, एथिकली अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, ये सारी चीज़ों में ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है। अब आते हैं फोर्थ बुक पे, जो कुछ साल पहले ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन आते ही इसने तबाही मचा दी, आप बोल सकते हो, बुक इंडस्ट्री में। इसके नंबर्स ही आपको ये चीज़ बता देंगे। ये बुक अराउंड 2020 में पब्लिश हुई थी और इतने सालों में ही इसके मोर देन 3 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुके हैं। ये 53 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी करा गया है। ये बुक दो बहुत ही हॉट टॉपिक जो लोगों को बहुत पसंद आता है, एक है साइकोलॉजी और मनी, इन दोनों का मिक्सचर करके हमें बताती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि कई बार ना आपने देखा होगा आजकल ना कई सारे फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स आपको कई सारी बातें बोलते होंगे जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। ये कन्फ्यूजन सब खत्म करने के लिए ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ये बुक आपको बताती है सारे मनी से रिलेटेड डिसीजन हम लेते हैं उसके पीछे के वाई के बारे में। ये बुक कई सारे मिथ्स और अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन कई बार हम पैसे को लेके कर लेते हैं उसको ये डिबंक करती है, और कई सारे ऐसे मेंटल मॉडल्स भी बताती है जिसका यूज़ करके हम एक्चुअल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। सो किसको ये बुक पढ़नी चाहिए? वेल, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, या तो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, या फिर अच्छे से सेव नहीं कर पा रहा है, या फिर ओवरऑल अगर आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, तो ये बुक आपको ज़रूर एक ना एक बार पढ़नी चाहिए। अब देखो, ऑब्वियसली जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है ना, ये आपको कोई स्पेसिफिक आउटकम गारंटी नहीं करती है, बट ये उससे भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको देती है, जो है नॉलेज एंड टूल्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। इसलिए ये बुक भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अगेन, इस बुक की भी मैंने समरी बना के रखी है, आप जाके इसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट बुक में। अच्छा, इमेजिन करो ना कि आप एक रेस में पार्टिसिपेट किए हो, कार की रेस है, और आपके पास जो कार है उसकी जो लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं जाती है। लेकिन आपके आजू बाजू वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। तो आप बताओ कितने चांसेस है कि आप वो रेस जीतोगे? वेल, आपको लगेगा कि यार सब मेहनत करना वेस्ट ही है, बिकॉज बाकी सारी गाड़ी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और आपकी गाड़ी की स्पीड कम है, राइट? बट क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप बैठते साथ ही जितना एक्सीलरेटर दोगे उतना ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ते रहेगी, जितना उसमें अच्छा पेट्रोल डालोगे उतना ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ सकती है, 200, 300, 400 किलोमीटर भी जा सकती है। अब क्या होगा? अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप शायद आप वो रेस जीत भी जाओगे, राइट? वेल, ऐसे ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है, हमारा माइंडसेट भी होता है। कई बार ना अपने माइंडसेट को फिक्स्ड बना के रखते हैं, हमें लगता है कि यार हम अपनी लाइफ में इतना कुछ ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि सच तो ये है ना कि उस जादुई कार जैसा, जिसके अंदर जितना आप एक्सीलरेटर दोगे उतना उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, वैसे ही जादुई हम इंसान भी कई बार होते हैं, जिसे हम जितना चाहे मेहनत और राइट माइंडसेट के साथ ग्रो कर सकते हैं। और यही एक न्यू साइकोलॉजी है सक्सेस की, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो डिफरेंस सिखाता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। फिक्स माइंडसेट वाले समझते हैं कि वो लोग के पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड टैलेंट है, लिमिटेड स्किल है, जिसके साथ वो कुछ कर सके तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये चीज़ समझते हैं ना कि उनका जो स्किल्स है, उनका जो नॉलेज है, हर एक चीज़ है वो फिक्स नहीं है, वो मेहनत करके उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। और यही बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में बताया गया है, जिसका नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जो आपको ज़िंदगी में ज़रूर पढ़नी चाहिए सक्सेस अचीव करने के लिए। इसकी भी मैंने एक समरी बना के डाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट बुक में। इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही भीड़ वाली जगह से गुजर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोगों के अलग अलग एजेंडाज हैं, मोटिव्स हैं। यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है आपके साथ, अच्छा बुरा आपको कुछ नहीं पता। तो बताओ कि आपको ऐसे क्राउड में चलने आपको सेफ लगेगा, आप चलना पसंद भी करोगे? वेल, नहीं। बट क्या होगा अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि मास्क के पीछे क्या है, लोगों की इंटेंशन क्या है, कौन अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपको हार्म कर सकता है, कौन आपको हार्म नहीं करेगा, आपकी मदद करेगा हार्म से बचने के लिए? तब ऑब्वियसली आपके लिए उस क्राउड से चलना आसान होगा। वेल, सेम गोज विद लाइफ। कई बार हम जब जिंदगी की भी अपने सफ़र में होते हैं, अपने गोल की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें भी कई तरीके के लोग मिलते हैं। हर इंसान का नेचर अलग होता है, और वो नेचर को समझने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसका नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। हाँ, ये वही रॉबर्ट ग्रीन है जिन्होंने वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, आप बोल सकते हो बहुत डेंजरस बुक लिखा है, जिसे कई लोग बोलते हैं 48 लॉज ऑफ पावर। ऐसी इस बुक के अंदर भी 48 अलग अलग लॉज बताते हैं ह्यूमन नेचर के, जो आपको ह्यूमंस के बारे में और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। सो अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर, नेगोशिएटर बनना है, अगर आपको मैनिपुलेशन से बचना है, लोगों को मैनिपुलेट करना है एथिकली, अच्छे स्ट्रॉन्गर जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर एक बार ट्राई करनी चाहिए। इससे ही थोड़ी बहुत सिमिलर टाइप की एक 7th बुक आती है
जिसका नाम है गेम्स पीपल प्ले। अब ये बुक को समझने के लिए अगेन एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो कि आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हो और ज़िंदगी में पहली बार खेल रहे हो। आपको पता ही नहीं कि फुटबॉल के रूल्स क्या है, गोल कहाँ मारना है, अगर आप गोलकीपर बन रहे हो तो आपको खड़ा कहाँ होना है, और कुछ भी रूल्स आपको नहीं पता है। तो बताओ, अगर आपको रूल्स ही नहीं पता है तो कितना ज़्यादा चांसेस है कि आप वो गेम जीत पाओगे? ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस है कि आप वो गेम जीतोगे, राइट? और रूल्स ना पता होने की वजह से कई बार आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एकदम गंदा फील करोगे। ऐसी ऑथर बोलते हैं ना इस बुक में कि कई बार लोग हमारे साथ गेम खेल रहे होते हैं। मैक्सिमम गेम अच्छे ही होते हैं, मजाक मस्ती वाले, इतना कुछ हार्मफुल नहीं होता है, बट कुछ लोग के जो गेम्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो हमारे लिए, हमारे गोल्स के लिए सही नहीं है। इसीलिए उन गेम्स को समझना, उनके रूल्स को समझना कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये बुक हमें वही सिखाती है कि लोग क्या अलग अलग टाइप के गेम खेलते हैं, जो चेहरे पे तो दिखाते हैं शायद आपको बहुत पसंद करते हैं, बट पीठ पीछे वो आपसे चलते हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो 6 कॉमन गेम्स जो पीपल प्ले करते हैं, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ये बुक है जिसके बारे में मैंने सुना बहुत हूँ, बट मैंने एक्चुअल में पढ़ा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं अच्छे से पढ़ के इसके ऊपर समरी बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? अभी आता है नेक्स्ट बुक में, जो ब्रायन ट्रेसी की बुक है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किल जो हर सेल्फ मेड बिलियनर में देखी गई है, जो स्किल उन्हें बिलियनर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो है द स्किल ऑफ सेलिंग। ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर जो बिलियनर्स मिलियनर्स होते हैं ना, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सेल ज़रूर सीखते हैं, सेल करते हैं, या एटलीस्ट उस सेल के प्रिंसिपल्स को समझते हैं, या फिर वो अच्छे सेल्समैन होते हैं। तभी वो इतने अच्छे CEO भी बन पाते हैं, या फिर बहुत सारा पैसा भी कमा पाते हैं। और ये आर्टिकल से मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ मैंने पढ़ा है इसलिए नहीं, बल्कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरा जो ज़ीशान शेख चैनल है, वहाँ पे मैं DBC डिजिटल बिजनेस क्रिएटर का पॉडकास्ट करता हूँ, जहाँ मैं बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स को लेकर आता रहता हूँ। उनसे भी जब मैं पूछता हूँ तो उनके आंसर में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किल होती है, द स्किल ऑफ सेलिंग, जिसको वो सीखने हमेशा रिकमेंड करते ही हैं। इसलिए स्किल के बारे में सीखना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी सीखनी है, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ सकते हो, जो है साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जिसका नाम है हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। देखो, ज़िंदगी में हम लोग हर एक चीज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं खुशियों के लिए ही करते हैं, बट खुशी डिफाइंड कैसे होती है, क्या अलग अलग तरीके की खुशियाँ हो सकती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इस बुक में ऑथर ने बताया है, जहाँ ऑथर ने क्या किया है कि जो एंशिएंट विजडम है उसको मॉडर्न साइंस से मिला के कंपेयर करके इस बुक में अपनी नॉलेज दी है। स्पेसिफिकली बोलो तो 10 ग्रेट आइडियाज़ उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं इस बुक में, जो 10 डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव बताती है हैप्पीनेस का थ्रू आउट हिस्ट्री। जैसे कि प्लेटो, बुद्धा, जीसस, इन सभी के क्या थॉट थी हैप्पीनेस को लेके, और इन सारे पुराने एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से ये कितनी खरी उतरती है, कितना सही है, कितना अच्छा है, यही सारी चीज़ें, उसके फ्लॉज क्या है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैप्पीनेस से रिलेटेड इस बुक में बात करी गई है। तो ये बुक भी आपको आई थिंक एक ना एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के ऊपर भी मैंने समरी नहीं बनाई है, थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है, बट मैंने समरी नहीं बनाई है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं समरी बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट बुक अगेन एक ऐसी बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी है, बट रिसर्च करते हुए मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी है, जिसका नाम है द साइकोलॉजी बुक। इसके अंदर ना बेसिकली 100 ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री आए हैं, उसके बारे में ऑथर बताते हैं। पावर ऑफ परसेप्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन इन जजमेंट, रोल ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, मिस्ट्रीज ऑफ द ब्रेन। इस बुक में साइकोलॉजी से रिलेटेड कई सारे डिफरेंट जो फील्ड है साइकोलॉजी के, उसके बारे में डिटेल में बताया गया, जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर मैंने समरी नहीं बनाई है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर समरी बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कितनी सारी बुक्स आपने पढ़ी है ऑलरेडी, या फिर नहीं पढ़ी है, या फिर आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ फ्यूचर में, तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताना। साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए सबसे बेस्ट बुक आपको आज तक कौन सी लगी है, वो भी ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।